अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी बुक MGT 401 का चैप्टर 1 हम करेंगे। ये एक दो पार्ट के अंदर होगा ताकि हम आसानी से इसको कवर अप कर सकें। सबसे पहले है IASB कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। IASB है क्या? IASB है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो बयान करता है ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के। ठीक है, ये ना तो कोई स्टैंडर्ड है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि द IASB फ्रेमवर्क इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है और ना ही कोई ऐसा फ्रेमवर्क है जो किसी भी स्टैंडर्ड को ओवरराइड करे या उसको उसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा करे। ठीक है, ये हेल्प आउट करता है हमेशा IFRS बनाने में। ठीक है, और जो मुख्तलिफ रेगुलेशंस होती हैं जो अल्टरनेट होते हैं उनको मिनिमाइज़ करने में हेल्प आउट करता है और इनके अंदर हम आहंगी पैदा करता है। नेशनल स्टैटिक आगे है कि टू असिस्ट नेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ इन डेवलपिंग नेशनल स्टैंडर्ड्स। जो नेशनल स्टैंडर्ड जो बॉडीज़ सेट कर रही होती हैं उनको हेल्प आउट करता है कि किस तरह कोई स्टैंडर्ड हमने बनाना है। इसके 8 चैप्टर्स हैं जो बेसिकली इसके जिस पे ये डिवाइडेड है। पहला चैप्टर जो है वो बयान करता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के। ठीक है, फिर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्वालिटेटिव ऑफ यूज़फुल इंफॉर्मेशन की। फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने के लिए हमने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, और हमने किस तरह रिप्रेजेंट करना है द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। रिकग्निशन प्रोसेस क्या है, डी रिकग्निशन प्रोसेस क्या है। मेजरमेंट ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंस्ट्रक्टेड। हम कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, हम बैलेंस शीट बना रहे हैं हम या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं। ठीक है, इसी तरह प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर जो कि एट द एंड ऑफ बैलेंस शीट हम बनाते हैं उसके बारे में बात करता है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस, कैपिटल की और किस तरह कैपिटल मेंटेन किया जाता है इसके बारे में ये हमें एक बयान बताता है। बाकी ना तो कोई स्टैंडर्ड है, ये जैसे एक गाइडलाइन है। ठीक है, IASB, इसके बारे में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज़ नॉट एन IFRS। ये कोई भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड नहीं है। एंड नथिंग इन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ओवरराइड एनी स्पेसिफिक IFRS, और ना ही ये किसी IFRS को ओवरराइड करता है। इसका है आगे चैप्टर टॉपिक नंबर 2, ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों बनाते हैं, इसका पर्पस क्या है। बेसिकली पर्पस इसका होता है जो हमारे इसके प्राइमरी यूज़र होते हैं ना, हमारे बिज़नेस के प्राइमरी यूज़र्स हमारे कौन कौन से होते हैं, जिनका पैसा इन्वेस्ट हुआ होता है हमारे बिज़नेस के अंदर। पैसा किस किस का इन्वेस्ट हुआ होता है। इन्वेस्टर का पैसा होता है, उसमें लेंडर का पैसा होता है, जो अदर क्रेडिटर्स जो होते हैं हमने उनको दिखानी होती है, उनको बताना होता है कि ये हमारे बिज़नेस की टोटल स्टेट है। ठीक है, फिर आगे बात करता है कि हम कौन कौन से इसके अंदर स्टेटमेंट्स बनाते हैं। एक तो होगी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट और दूसरी होती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, बैलेंस शीट जो कि बिज़नेस की पोजीशन बता रही होती है कि यहाँ पे हमारा जो बिज़नेस है ये एग्जिस्ट कर रहा है। और इसी तरह फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताती है कि हमारे बिज़नेस की भी हालत क्या है। हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बताती है कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं। और प्रॉफिट बैलेंस शीट क्या बता रही है, ओवरऑल प्रोग्रेस बता रही है। तो हमारे पास इतना एसेट है, इतनी लायबिलिटीज़ हैं, इतनी एक्विटीज़ हैं। आगे कहता है कि जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन एन एंटिटी इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जाहिर सी बात है, जब कोई भी चेंज आ रहा होगा, कोई एसेट बढ़ रहा है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये उसको भी जाहिर करता है इन एंटिटी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम किस तरह बनाते हैं, हम अक्रूवल अकाउंटिंग को भी से और जितने भी और जो कैश फ्लो हमारा होता है उससे हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम बनाते हैं। टॉपिक 3 है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके अंदर क्या कौन कौन सी होती हैं, इसके अंदर हम दो ही होती हैं, एक बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन और दूसरी क्या है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट किस पे कौन कौन से इसके एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जो तीन चीज़ें हम डिनोट करते हैं इसके अंदर वो कौन सी हैं, एसेट है, लायबिलिटीज़ है और इक्विटी, और इन्हीं की गिर्द हमारी पूरी की पूरी बैलेंस शीट घूम रही होती है। फाइनेंशियल जो भी हम रिपोर्ट बनाते हैं ये एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम की होती है। जैसे बैलेंस शीट हम इंस्टीट्यूट्स के अंदर बनाते हैं, कोई कुछ क्वार्टरली बना रहे होते हैं, कोई 6 मंथली बना रहे होते हैं, कुछ एनुअली बना रहे होते हैं। ठीक है,
और जैसे ही हम जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे तो एटलीस्ट हम उससे जो पहली एक होगी ना वो हम उसके साथ अटैच करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने बनाई है एनुअली बना रहे हैं, ठीक है, 2020-21 की हमने बनाई है, ठीक है, 2020 एंड 2021 की, तो उसके साथ हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट कौन सी लगाएंगे, 2019 एंड 2020 की फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। गोइंग कंसर्न क्या है, जाहिर सी बात है जो भी बिज़नेस है वजूद में आया है, ये खड़ा किया, उसका बेसिक पर्पज़ क्या होता है कि ये चलता रहे, पैसा आता रहे, बिज़नेस सही सलामत रहे। तो जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे हम गोइंग कंसर्न इंस्टीट्यूट के लिए बनाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई हमारा बिज़नेस ठप पड़ा और हम उसकी बैलेंस शीट बना रहे हो, ऐसा नहीं है। जो बिज़नेस रन कर रहा है हम उसी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। इस तरह है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे हमने पहले बात की है कि दो तरह की हम स्टेटमेंट बनाते हैं, एक बैलेंस शीट हो गई और दूसरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो गई, ठीक है। बैलेंस शीट क्या क्या बताती है, एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड और इक्विटी को, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बताती है इनकम और एक्सपेंसेस हमारे कितने हुए हैं एक पीरियड के अंदर, ठीक है। फिर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे, एलिमेंट्स हमारे जो बैलेंस शीट बनाने ये बताता है कि हमारे एलिमेंट्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। एसेट है, एलिमेंट्स को हमारे बेसिकली 5 एलिमेंट्स है जो हमने स्टार्ट से पढ़े थे। एसेट है, लायबिलिटी है, इक्विटी है, इनकम है और एक्सपेंसेस हैं। और ये बेसिक इनकी डेफिनेशन है। एसेट क्या है, जाहिर सी बात है जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज और एंटिटी कंट्रोल कर रही है, ठीक है। लायबिलिटी जो हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस हैं, इक्विटी है जो रेजिडेंट इंटरेस्ट है उसका, तो ये हमारा इक्विटी है। इसी तरह इनकम है जो हमारे इंक्रीज़ इन एसेट्स होता है और डिक्रीज़ इन लायबिलिटी हमारी इनकम होती है। एक्सपेंस क्या होता है कि डिक्रीज़ इन एसेट और इंक्रीज़ इन लायबिलिटीज़। टॉपिक नंबर 5, अभी एक यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है इन्होंने कि एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रैक्टिस। हम इसकी प्रैक्टिस करनी है कि ये इसमें से हमने एलिमेंट्स से इसको डिफ़ाइन करना है जो हमने पीछे बात पढ़े हैं कि इसमें से एसेट कौन सा है, इक्विटी कौन सी है, इनकम कौन सा है, एक्सपेंस क्या है और लायबिलिटी कौन कौन सी है। आइडेंटिफाई एसेट्स, यहाँ पे है ऑफिस स्टेशनरी, ये क्या है, ये एसेट है नहीं है क्योंकि ये एक्रूअल एक्सपेंस है जो हमारे डेली रूटीन पे रन हो रहे होते हैं। कंप्यूटर और प्रिंटर ये हमारा एसेट है बिल्कुल, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ऐसे तो नहीं है कि हम कंप्यूटर और प्रिंटर रोज़ रोज़ ख़रीद रहे हो। इसी तरह एयर कंडीशनिंग प्लांट है, ठीक है, ये भी हमारा एसेट है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी नहीं, ये भी एक्रूअल एक्सपेंस है, ठीक है। बिल्डिंग परचेज़ ये भी हमारा एसेट है। यानी एसेट वो चीज़ें जो हमारी लॉन्ग, जिनकी लाइफ लॉन्ग जो एसेट होते हैं उन्हीं को हम डिनोट कर रहे होते हैं। जो बिल्डिंग हमने रेंट पे ली हुई है ये हमारा एसेट नहीं है, ये हमारी लायबिलिटी है। इसी तरह आइडेंटिफाइज लायबिलिटी, लोन फ्रॉम बैंक है, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन फ्रॉम बैंक हमारे क्या है, लायबिलिटी है, बिल्कुल है। हमने बैंक से लोन लिया हुआ, हमने उसको वापस करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमने ली हुई है कि हमारे अगर अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो आप हमारा चेक बाउंस ना करें बल्कि पे कर दें, जब हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे तो आप उसे डिडक्ट कर लें, तो ये भी हमारी लायबिलिटी है। इसी तरह कैश रिसीव्ड इन एडवांस फ्राम कस्टमर टू डिलीवर गुड्स इन फ्यूचर, हमने उस पैसे ले लिए, हमने अभी तक माल सप्लाई नहीं किया, तो ये भी हमारी लायबिलिटी है। कहता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर आफ्टर 1 वीक ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स, हमने सेल पहले कर दी थी, कैश हमारे पास बाद में आ गया, तो क्या हमारी ये लायबिलिटी है, नहीं है, क्योंकि ये हमने उससे वो हमारा ऑलरेडी डेब्टर था, हमने उससे पैसे लेने तो उसने हमारे पैसे दे दिए, बात ख़त्म हो गई। ये हमने देने नहीं है बल्कि लिए हैं। इशू ऑफ बॉन्ड्स टू रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक, ये भी हमारा क्या है, लायबिलिटी है। रिकग्निशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टॉपिक नंबर 6 है। अभी रिकग्निशन क्या है, हम इसको किस तरह रिकग्नाइज करना है। इसके अंदर से इतने ज़्यादा ना तो MCQs पेपर्स में आते हैं ना कहीं पे भी नहीं आते, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है जो आगे हेल्प आउट करता है। रिकग्निशन क्या है कि सबसे पहले जो हम एलिमेंट हम रिकग्नाइज़ कर रहे हैं वो कम से कम उन 5 जो एलिमेंट्स हैं उनकी डेफिनेशन को मीट कर रहा हो कि आया ये एसेट है, लायबिलिटी है, क्या है, ठीक है, और सेटिस्फाइज क्राइटेरिया फ्रॉम रिकग्नाइजेशन, और वो उस क्राइटेरिया के ऊपर पूरे का पूरा उतर रहा हो, ठीक है। फिर आगे कहता है कि जो भी ऐसा आइटम जो या ऐसा एलिमेंट जो डेफिनेशन को कम से कम मीट नहीं कर रहा वो हम रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे। कि रिकग्नाइज़ का मतलब होता है कि हमने उसको उठाया और अपनी स्टेटमेंट के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया, ये होता है रिकग्नाइज़। ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमने उसमें से अपनी उसमें से निकाल दी है वो डी रिकग्निशन। सिंपल सी बात है, इसमें इतना कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। आगे इसने लिखा रेलिवेंस में भी अफेक्टेड बाय,
ज़रूरत ही नहीं है, बेशक आप इसको देखना है, पढ़ लें, बस एक दफ़ा आपको समझ आ जाएगी इसमें से। अच्छा, टॉपिक 7 वही बात डी रिकग्निशन की। पहली लाइन में लिखा हुआ है कि डी रिकग्निशन इज़ द रिमूवल ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी फ्रॉम एन एंटिटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कि जो हम उसमें से निकाल देंगे वो हमारी डी रिकग्निशन है, जो हम उसके अंदर अपनी स्टेटमेंट के अंदर डाल देंगे जो इन्फॉर्मेशन, वो हमारी रिकग्निशन हो जाएगी। फॉर एन एसेट क्या होगी डी रिकग्निशन? डी रिकग्निशन नॉर्मली अकर्स व्हेन द एंटिटी लॉसेज कंट्रोल ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ ए रिकग्नाइज एसेट, जब उस एंटिटी का उस एसेट के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। लेट्स सपोज हमने कोई एसेट सेल कर दिया, वो हमारा नहीं है, हमारा पार्ट नहीं है, हमारे बिज़नेस का पार्ट नहीं है, एंटिटी का कंट्रोल नहीं है, तो वो क्या होगा, हम डी रिकग्नाइज कर देंगे, हम उसको निकाल देंगे, ख़त्म कर देंगे। इसी तरह लाइबिलिटी है, जब लाइबिलिटी हमारे पास जब तक हमारे सर पे है हम उसको रिकग्नाइज करते रहेंगे, जब वो ख़त्म हो जाएगी तो हम उसको अपनी बैलेंस शीट में से निकाल देंगे। ठीक है। इसी तरह आगे टॉपिक 8, मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एलिमेंट्स रिकग्नाइज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर क्वांटिफाइड इन मॉनेटरी टर्म्स। इसका मतलब क्या है? अगर हमारे पास, इसका मतलब ये है कि हम जो भी हमारे पास एसेट होगा या जो भी चीज़ होगा, हम उसको मॉनेटरी फॉर्म यानी मालियाती उसके अंदर लेंगे। फॉर्म के अंदर मालियाती फॉर्म क्या है कि इसके हम पैसों की उसमें लेंगे। अगर हमारे पास कोई बिल्डिंग है, हम उसकी नेट वर्थ देखेंगे, उसकी वर्थ कितनी है, ठीक है, 5 मिलियन है, 6 मिलियन है। हम उसको बैलेंस शीट के अंदर इस तरह नहीं लिखेंगे कि हमारी एक बिल्डिंग है, नहीं, हम उसकी वर्थ लिखेंगे। ठीक है। The conceptual framework allow that several measurement bases are used for the elements in financial statements. These include historic cost and current values. अभी हिस्टोरिक कॉस्ट ये अलाउ करता है कि आप हमें हिस्टोरिक कॉस्ट इंक्लूड हो सकती है और करंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट है, ये आगे बल्कि आता है, तो आगे हम इसको आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है। कौन कौन सी कॉस्ट होती हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, करंट वैल्यू होती है। करंट वैल्यू के अंदर कौन कौन से पार्ट है? फेयर वैल्यू है, वैल्यू इन यूज्ड एंड फुलफिलमेंट वैल्यू है। करंट कॉस्ट क्या है? आगे कहते हैं सिलेक्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ बेसिस। It is noted that for the information provided by particular measurement basis to be useful to the users of the financial statements, it must be relevant and it must be faithfully represent what it purports to represent. एक तो जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो इतनी एक्यूरेट हो, इतनी ठीक हो, इतनी रिलायबल हो कि उसके ऊपर भरोसा किया जा सके। हाँ, हमने जो हमने बताई है, लेट्स सपोज हमारी बिल्डिंग की मालियत अगर 50 लाख है तो 50 लाख ही है। ऐसा ना हो कि वो कहीं पे 30 लाख पे हो और हमने उसको अपनी बैलेंस शीट के अंदर इतना ज़्यादा शो करवाया हो। नहीं, एक फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ठीक है। आगे है टॉपिक 9,